Hello everyone, so I am Rahul sir. This is the lecture number 3 of direct tax, and from today onwards we are going to start with the new part related to your direct tax syllabus is concerned, and this is section 6 residential status from TYBCom semester 5, and we are going to deal with today all the conditions which relates with residential status of an individual. So हम इस पूरे वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ कि हम इस पूरे वीडियो में रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बात करेंगे। मतलब कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में पैसे अर्न करेगा या इनकम अर्न करने के बाद उसे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, या वही इंडिविजुअल अगर फॉरेन में भी ट्रैवल कर रहा है, फॉरेन में भी रहता होगा, फॉरेन में 6 मंथ जाता है, इंडिया में बाद में आता है, तो ऐसे केस में क्या प्रोविजंस है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो होल पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, और अगर वीडियो अच्छा लगता है ये कमेंट्स आप कमेंट्स के बेसिस पे दे सकते हो, या फिर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सो दैट ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। तो बाय नॉट वेस्टिंग मच मोर टाइम विल बी डायरेक्टली स्टार्टिंग द सेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड दिस इज lecture number 3. So previous 2 lectures I have given you the theoretical base of direct tax as concerned. So now we are going to study with the residential status. So residential status, if you see, residential status totally deal with section 6. तो आपको याद रखना है सेक्शन 6 ऑफ व्हाट, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद रेसिडेंशियल स्टेटस। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पर्सन। तो पर्सन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, पर्सन इज कवर्ड एज पर सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो भी पर्सन होगा वो पर्सन कितने पार्ट्स में है, मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन में पूरा डिटेल इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो भी पहले जाके चेक कर ले, ताकि आपका जो पर्सन का डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जब भी हमें ढूंढना है, आप बोलेंगे कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि सम पीपल दे आर डूइंग व्हाट, सम पीपल दे आर स्टेइंग इन इंडिया, दे आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, they stay for 6 months in the foreign countries, they come back again to India. In that case, what will be the provisions applicable, whether they are eligible to pay tax in India or whether they are eligible to pay tax in the foreign countries, the whole points relates with section 6. तो कोई भी इंडिविजुअल जो है, कोई भी पर्सन जो है, वो रेसिडेंशियल स्टेटस उसका किस तरीके से ढूंढेंगे हम लोग। एक तो है ही विल बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा बंदा जो इंडिया का ही रेसिडेंट है, इंडिया से फॉरेन गया, घूम के वापस इंडिया में आ गया, तो ऐसे लोगों को हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी 2 कैटेगरीज है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट, जो इंडिया का है नहीं, जिसको हम लोग NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, या नॉन रेसिडेंट मतलब वो इंडिया का है नहीं, वो फॉरेन का है, वो कंडीशंस, जो कंडीशंस है इसके उसमें वो फुलफिल नहीं किया, ऐसे बंदे को हमने NR मार दिया, दैट इज कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट। अभी जो रेसिडेंट बंदा है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है ROR, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होता है RNOR, दैट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या फ़र्क है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हमें पढ़ने हैं। तो अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो ही विल बी कंसिडर एज ROR, एंड इफ इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ही विल बी कंसिडर एज RNOR। तो पहले स्लाइड से आपको क्रक्स बताता हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। A person will be called as resident of India if he satisfies the condition as per section 6 of the Income Tax Act 1961. Now we are going to study what are the conditions related to section 6. तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये PPT ब्लैंक रखा है, मैं आपको यहाँ पे कंडीशंस लिख के बताऊंगा। देखो, सेक्शन 6 जो है इनकम टैक्स का, वो ये बोलता है अभी कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसलिए मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियोस कितने इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आपका प्रीवियस ईयर क्या बताया था मैंने आपको, 2019 2020। सो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 182 डेज और मोर, उससे ज्यादा रहना चाहिए।
I repeat, if any individual in the previous year 2019-20 should stay for 182 days or more, 181 भी रहा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन जो लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे उनके लिए दूसरा कंडीशन बनाया। दूसरा कंडीशन ये है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना चाहिए एंड 4 साल प्रायर या प्रीसीडिंग 365 डेज रहने चाहिए। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो, ये एक कंडीशन है जिसको मैं मेरे बेसिस पे स्टूडेंट्स के लिए याद रखने के लिए, दिस इज बॉक्स वाला कंडीशन। व्हाट इज दिस बॉक्स कंडीशन? देखो, काफी सिंपल कंडीशन है। ये कंडीशन अगर आपको एक बार समझ में आ गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आप चुटकियों में बनाओगे। तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। ओनली द बेसिक पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6 एज कंसर्न। तो अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल मीनिंग में आपको बताता हूं। देखो, कोई भी बंदा मिस्टर ए जो है वो 2019-20 ये साल में इंडिया में एक सेकेंड, इंडिया में कितना दिन रहना चाहिए? 182 डेज। ठीक है, पहला कंडीशन सिंपल। सो आपको क्या याद रखना है फर्स्ट कंडीशन में, कि वो इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज रहना चाहिए। अगर 182 डेज रहता है तो ये बॉक्स वाला कंडीशन अप्लाई नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड द पर्सन विल बिकम रेसिडेंट। द पर्सन कौन बनेगा? वो रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, सो चलो 2019-20 182 डेज रहा। फिर मैंने क्या लिखा है? और क्या बोल रहा है? और में क्या बताया है? देखो, और क्या है, प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना चाहिए? 60 डेज और मोर। मतलब अगर 182 नहीं रहता होगा तो ही हम ये और वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये कंडीशन हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। सो दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन, उनके लिए ही दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना चाहिए? 60 डेज और मोर। 60 डेज से कम 60 तो रहना ही चाहिए, तो ही ये सेकंड वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगा। लेकिन सिर्फ 60 डेज से क्या वो रेसिडेंट बनेगा? नहीं बनेगा। एंड वाला कंडीशन देखना है, 4 ईयर्स प्रायर में वो 365 डेज रहना चाहिए। इसका मतलब आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? आपका प्रीवियस ईयर है 2019-20। 2019-20 के पीछे जाएंगे हम लोग, 2018-19, 2017-18, 2016-17 एंड 2015-16। इन चारों साल का टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। दैट इज द रूल। So again I repeat, rule number 1, whenever a person stays in India for 365 days, for 182 days during the previous year, he will be called as resident of India. But the rule number 2 applies for those individuals who are not staying in India for 182 days. तो ऐसे लोग जो 182 डेज नहीं रहते उनके लिए फिर वो 365 डेज का कंडीशन आता है। उसमें दो कंडीशन है, एक तो वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 से रहना चाहिए, 60 डेज से ज्यादा रहना चाहिए। और दूसरा रूल बोलता है वो 4 साल पीछे जाना है आपको, 4 साल पीछे वो 365 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए। अगर होता होगा तो वो रेसिडेंट बनेगा। ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होंगे तो उस इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे? ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया के रेसिडेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड अनदर इज कॉल्ड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एक है ROR, दूसरा है RNOR। अब ये ROR और RNOR क्या है अगले स्लाइड में देखते हैं। देखो, यही कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे डिटेल दिए हैं। सो ये डिटेल कंडीशंस है, तो वही मैंने आपको बताया 182 डेज और मोर। देखो, 60 डेज, 365 डेज, 4 ईयर्स,
सेटिस्फाइड। फिर अभी ये जो कंडीशन है सेक्शन, ये आरओआर के कंडीशन में आपको बताता हूँ। आरओआर बनने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो रेसिडेंट होना चाहिए 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। मतलब पिछले 10 सालों में वो 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। वो आपको याद रखना है। इंडिविजुअल हैज बीन अ नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 2 बार वो रेसिडेंट होना चाहिए। इधर थोड़ा सा अलग टाइप में लिखा गया है, तो उसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज ही शुड बी अ रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और एंड इसके साथ और एक कंडीशन है, 7 ईयर्स में वो 730 दिन रहना चाहिए। अभी इन्होंने 730 के जगह पे कैसे लिखा देखो, इंडिविजुअल हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस। 729 डेज और लेस लिखा, मतलब कम से कम कितना दिन रहना चाहिए, 730 डेज रहना चाहिए। दैट मीन्स a person will be called as a resident of India, which we have studied the previous condition, and resident होने के बाद उसको हम क्या बनाएंगे, उसको हम ROR बनाएंगे, ROR। तो ROR is what, resident and ordinary resident। तो resident and ordinary resident कैसे बनेगा, तो ये कंडीशन से बनेगा। दैट इज ही शुड बी a resident in 2 out of 10 preceding previous year and he should stay for 730 days during the 7 preceding previous years। तो यही यहाँ पे भी मैंने आपको दिया है, काफी सिंपल है। देखो यही है, देखो he has been resident in India at least 2 out of 10। तो क्या है, 2 out of 10 में वो रेसिडेंट होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन, 7 ईयर्स प्रीसीडिंग में 730 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए। तो अगर रहता होगा तो ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या बनेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये बनेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अदरवाइज ये बनेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये कंडीशंस है जो आपको याद रखने हैं इन केस ऑफ this point as concerned। So that's it, this was from the session, this is theoretical, you can note this in your books so that you आपका जो conditions का बेस है वो आपके पास रहे। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कि ये सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में डालें, हम कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।